साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। आज ये हमारा 31वां टेस्ट है। 30 टेस्ट हो गए हैं, आज 31वें टेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने जो है 35 से 70 तक के प्रश्नों को देखा पिछले टेस्ट में। आज 71 से लेके 105 तक के प्रश्नों को देखेंगे इस टेस्ट में, ठीक है। हर टेस्ट में हम लोग 35-35 प्रश्नों को देख रहे हैं। ये टेस्ट तो चल ही रहा है, इसके अलावा हम लोगों की पीसीएस की अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। जीएस वर्ड की हो गई है टेस्ट सीरीज और भी आनी बाकी है। साथ साथ पीसीएस मंत्रा की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है कौन सा रोग है जिनमें प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो वो रोग होता है कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया काली खांसी को ही कुकर खांसी कहते हैं तथा टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन यानी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। तीनों ये जो रोग हैं, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ये जीवाणुजन्य रोग हैं, ठीक है। तो जो डिप्थीरिया होता है और ये कुकर काली खांसी और टिटनेस होता है, ये तीनों की जो है, अब जैसे डिप्थीरिया होता है तो डिप्थीरी के कारण होता है और कोरिने बैक्टीरिया डिप्थीरी जिसे कहते हैं। काली खांसी होती है होमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण और टिटनेस होता है माइकोबैक्टीरियम टिटने के कारण, ठीक है। तो ये आपने जान लिया, ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। कारण और कथन दिए गए हैं, कथन और कारण हमें जानना है। कथन हमारा कहता है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कथन सही है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो असंतृप्त वसाएं होती हैं इनमें जो है दोहरे बंध होते हैं, ठीक है। कितने हैं? दोहरे होते हैं, एक आबंध नहीं होता, दोहरे आबंध होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा जान लेते हैं कि असंतृप्त वसा होती क्या है। तो असंतृप्त वसा यानी अनसेचुरेटेड फैट, संतृप्त वसाओं यानी सेचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में किसी कार्बन परमाणु के मध्य दोहरे बंध होते हैं, जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं, अतः ये जोड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं, जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं, जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां या ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड, इसमें जो दिया गया है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या हैं वो जान लीजिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव ग्रंथि के अंदर ही स्रावित होता है। इसका कारण इन ग्रंथियों से स्राव सीधे रुधिर परिसंचरण से मुक्त होते हैं, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा ही इनका परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है। इन ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि इन आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी? पिट्यूटरी, थायराइड तथा एड्रिनल, ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या है? तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्रावित स्राव शरीर के किसी निश्चित भाग में एक नलिका या वाहिनी द्वारा पहुंचाया जाता है। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये आदि जो है बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं।
जैसे अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं में थ्रोम्बिन का संबंध है। तो थ्रोम्बिन का संबंध होता है रक्त के जमाव से। ठीक है, थ्रोम्बिन एक सेरीन प्रोटीन है। यह रक्त बहाव के समय रक्त का थक्का भरने में मदद करता है, जिससे रक्त बहाव की गति धीमी या रुक जाती है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। मानव पाचन तंत्र में एक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन जो है वो एंजाइम नहीं होता है, बल्कि टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये पाचक एंजाइम होते हैं, जिनका स्राव, ट्रिप्सिन का स्राव अग्नाशय में, टाइलिन का स्राव लार ग्रंथि में तथा पेप्सिन का स्राव अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन जो होती है वो एक पेस्टाइडेज है, जो पेस्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जो है जी कोशिकाओं यानी जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्फीन प्राप्त की जाती है। कई बार सवाल पूछा गया है, तो मार्फीन जो है फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मार्फीन जो होता है वो पोस्त यानी पैपावर सोमनीफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त होती है। पोस्त का पौधा एक आवृत्त बीजी पौधा है, जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मार्फीन का उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मार्फीन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ अणु दिए गए हैं, एक तरफ जो है उपस्थित तत्व दिए गए हैं। कौन सा अणु किस तत्व में उपस्थित है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट। क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम में। ठीक है, चैल्कोपायराइट पाया जाता है तांबा या कॉपर में, और हीमोग्लोबिन लोहा में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो उसके लिए खनिज आवश्यक होता है पोटेशियम। कौन सा खनिज? पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन या नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि जो है पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है। तो सर्वाधिक जो है मृत्यु जो हो रही है वो है हृदयघात यानी हार्ट अटैक से। ठीक है, अगर WHO की बात की जाए, उसके आंकड़ों की बात की जाए, तो विश्व में पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा मौतें दिल की बीमारी से हुई हैं। ठीक है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट की बीमारी के बाद अगर सबसे ज़्यादा मौतें किसी बीमारी से हुई हैं तो वो है सांस से जुड़ी बीमारियां। इसके अलावा टीबी अब दुनिया की 10 बीमारियों में शामिल नहीं है। साथ ही मलेरिया से होने वाली मौतों के आंकड़े में भी कमी देखी गई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग किससे मरते हैं? हार्ट अटैक से। उसके बहुत सारे कारण हैं, जानने की ज़रूर कोशिश करिएगा। क्यों जो है अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेस हार्ट के पेशेंट होकर उनकी डेथ हो जा रही है, या नॉर्मल पर्सन भी हार्ट अटैक से पीड़ित है। तो क्या उसका कारण है, ये ज़रूर जानिएगा। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? मंकी पॉक्स जानते ही हैं क्या है?
मंकी पॉक्स एक वायरल ज़ूनोटिक बीमारी होती है, ये आप कहीं पढ़े होंगे, जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा पहला ऑप्शन है हमारा कि इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में कांगो में दर्ज हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद जो है मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह ही होती है, इसके गंभीर होने पर निमोनिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ये भी सही है। वर्तमान में मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं, ये भी सही है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में एक व्यक्ति में मिला जो ब्रिटेन से आया था, ये गलत है, देखिए यही असत्य है, ठीक है। मंकी पॉक्स जो है साल 1958 में पहली बार बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में लक्षण देखे गए, जिसके बाद इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। 14 जुलाई 2022 को भारत में मंकी पॉक्स के पहले केस की पुष्टि हुई। इस वायरस में केरल का एक व्यक्ति संक्रमित हुआ जो कि संयुक्त अरब अमीरात से आया था, यानी यूएई से आया था, ना कि ब्रिटेन से, यूएई से आया था, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना के लिए देश में ही विकसित पहली नेजल वैक्सीन जिसे सितंबर 2022 में DGCI ने अनुमति प्रदान की का निर्णय किया गया है, तो उसका निर्णय जो है ये 2022 का करंट अफेयर्स है। कोरोना के लिए देश में विकसित पहली नेजल वैक्सीन, ठीक है। नेजल वैक्सीन वो होती है जो नाक से दी जाती है, ठीक है। तो पूछा यह है कि DGCI ने अनुमति प्रदान की है, तो उसका निर्माण किसने किया है, तो उसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है, ठीक है, ठीक है। नेजल वैक्सीन को ज़्यादा कारगर इसलिए माना जाता है कि कोरोना सहित हवा में फैलने वाली अधिकांश बीमारियों के संक्रमण का रूट प्रमुख रूप से नाक ही होता है और उसके अंदरूनी हिस्सों में इम्यूनिटी तैयार करने से ऐसी बीमारियों को रोकना ज़्यादा असरदार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। 3 परिस्थितियां ऐसी कौन होती हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वह होती हैं पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ठीक है। बीजांकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार का भूम्योपारिक यानी इपिगियल तथा अधोभूमिक यानी हाइपोजियल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है, किससे लिया गया है, तो वो लिया गया है जीवाणु से, ठीक है, जीवाणु से। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है जिसे जीवाणु बैसिलस थुरियोजिनेस कहते हैं द्वारा तैयार किया गया है, यानी बीटी जिसे कहते हैं। इस जीवाणु विष का नाम बीटी है। जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिससे इसमें कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह के जीव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है। अब किस तरह का उपयोग किया जा रहा है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी बैगन, बीटी सरसों इत्यादि, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन हमारा कहता है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, मतलब कथन सही है। कारण कहता है इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है, ये भी सही है और ये इसका स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस चावल में रंग सुनहरा होता है, इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा यह विटामिन नेत्रों के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धान अनुसंधान के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक्स द्वारा किसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। बाकी खाने योग्य चीज़ों का उत्पादन, जीनी फसलों का उत्पादन और जैव न्यूनीकरण प्लास्टिक का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्लोन का तात्पर्य है प्रतिरूप। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप एवं नस्ल उत्पन्न की जाती है, जबकि ट्रांसजेनिक यानी पराजीनी के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण एवं प्रतिरूपण किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अब इच्छित गुणों वाली जीनों का प्रवेश पौधों में कराया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बाह्य डीएनए शामिल हो ट्रांसजेनिक कहलाते हैं। अभी तक ट्रांसजेनिक चूहे, खरगोश, सुअर इत्यादि में पैदा हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड का प्रयोग होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड का प्रयोग होता है। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है, जिसे प्लास्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लास्मिड में डाला जाता है, जो जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। हमारा कथन कहता है कि वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वे अणुओं को किसी भी स्रोत से हों, इच्छा अनुसार अलग अलग काटकर एक साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कथन हमारा सही है। कारण कहता है डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियेज तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। कारण भी सही है और ये इसका स्पष्टीकरण कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा डीएनए के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा टुकड़ों में खंडित तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा डीएनए के खंडों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंड्रियोन्यूक्लियेज एंजाइम को सर्वप्रथम नाथन्स एवं स्मिथ ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया था, जिस पर इन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को कहेंगे, तो इस तकनीक को हम लोग कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा चूहा पैदा करने की क्रिया को आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रकार इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूप में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि इससे पूर्णतः एक नए जीव का भी निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपरूपांतरण यानी मेटास्टैटिक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो अपरूपांतरण क्या है, तो अपरूपांतरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। ठीक है, यानी कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण यानी मेटास्टैटिक कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती और धीरे धीरे बढ़ती हैं, यहाँ तक कैंसर पहले स्टेज का होता है। फिर यह कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियाँ इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुँचाने लगती हैं, यह कैंसर का तीसरा स्टेज होता है, इसे ही मेटास्टेटिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन कार्य को ठीक करने हेतु क्या किया जाता है, तो उसको किया जाता है कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी का उद्देश्य शरीर के सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने के लिए
शरीर की कोशिकाओं में सामान्य जीनों का प्रवेश कराकर बीमारी का निदान करना होता है। सोमैटिक जीन थेरेपी मानव की आनुवंशिक बीमारियों के उपचार हेतु प्रयुक्त की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। अब यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो ये है लगभग 15%। ठीक है, भारत में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 190.51 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। लेकिन अभी तक 168.19 लाख हेक्टेयर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भूमि पर ही कृषि की जाती है। प्रदेश में 7.58 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि, 8.77 लाख हेक्टेयर बीहड़ भूमि तथा 17.23 लाख हेक्टेयर परती भूमि है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इलाहाबाद में खोला गया था। ठीक है, 23 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद मंडल के चाका विकास खंड के दादूपुर में प्रवेश के पहले जो है समाजवादी अभिनय विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। ठीक है, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है और खाद्य पार्क नोएडा में तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछा है, एक तरफ स्थान दिया गया है, एक तरफ उत्पाद दिया गया है। ठीक है, तो जो खुर्जा है वहाँ पे जो है मृत्तिका और शिल्प जो है, खुर्जा मृत्तिका और शिल्प ये सुमेलित है। ठीक है, मृत्तिका शिल्प। मेरठ में खेलकूद के समान, जलेसर में ढलवा घाटियाँ, तो लखीमपुर खीरी इसमें सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो है ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश के नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध हैं, लखीमपुर खीरी नहीं होगा। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जो है सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर तथा मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब? 1887 में। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना 1916 में हुई थी, यानी जो BHU है वो 1916 में स्थापित किया गया। ठीक, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह विद्यालय मेरठ की स्थापना 1965 में हुई। इसकी स्थापना 1965 में हुई और 65। ठीक, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में होती है। ठीक, 1921 में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए प्रश्न भी आ जाता है कि इसका सही क्रम क्या है, तो पहले हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना, फिर उसके बाद जो है BHU की स्थापना, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना और फिर जो है अंत में चौधरी चरण सिंह विद्यालय मेरठ की स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी जो है सबसे पुराना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। गलत युग्म पहचानना है। पहला है, कन्नौज में इत्र और तेल प्रसिद्ध है, जानते ही हैं। कन्नौज और में इत्र और तेल के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर के अलावा भदोही भी कालीन के लिए जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, जानते ही हैं। आगरा चाकू एवं कैंची के लिए नहीं जाना जाता। चाकू एवं कैंची के लिए अलीगढ़ तथा मेरठ जाना जाता है। कौन सा? अलीगढ़ और मेरठ जाना जाता है चाकू कैंची के लिए, ना कि आगरा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे गलत युग्म है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। ये पूछ रहा है नगर, फिर उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम जो इसका हो जाएगा, पहले हो जाएगा, अब देखिए क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ही पूछता है, जानते ही हैं। तो वाराणसी का जो क्षेत्रफल है वो 1535 है। सबका देखते चलिएगा, 1535 वाराणसी का। फिर गौतम बुद्ध नगर का 1442, ठीक। फिर उसके बाद बागपत का 1321। फिर संत रविदास नगर का 1056 मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बनारस है किसी में, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर उसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कहाँ है, यहाँ है। तो यही ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही नहीं हो रहा है, फिर देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा डी है। दो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं हर एक क्वेश्चन में, दो ऑप्शन नज़दीक के होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमें चुनना होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती है। कारण कहता है महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि के दर अनुरूप समगति नहीं रही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सही तरीके से बढ़ती तो है, ठीक। स्थिर साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, लेकिन महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, ये भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है तो भोटिया जो जनजाति है ये यहाँ कहाँ, बाराबंकी में नहीं होती है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, ये सही है, ठीक है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। राजी गोरखपुर में नहीं पाई जाती है। थारू भी बांदा में नहीं पाई जाती है, ना ही बेटिया में पाई जाती है। क्या होता है, उत्तर प्रदेश में थारू जो जनजाति है वो लोग लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। फिर भोक्सा अथवा बुक्सा जनजाति जो दिया है वो जनजाति के लोग अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं तथा बिजनौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। खरवार जो जनजाति है वो लोग मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। माहीगीर इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें से नहीं रहे हैं नित्यानंद स्वामी, ठीक है। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वह उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अभी हमने पीछे देखा। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये भी सही है। भारत कला भवन वाराणसी में है, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं होता है, बल्कि चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन होता है, जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरसिया नृत्य सुमेलित नहीं है, जौनपुर के कहारों द्वारा यह किया जाता है, ये याद रखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाया जाता है उसमें से प्रमुख है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ठीक है।
लाइमस्टोन, डोलोमाइट। वस्तुतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% खनिज प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्जापुर में, बांदा डोलोमाइट जो है मिर्जापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। सोनभद्र में चूने का पत्थर अभी पीछे मैंने बताया। ठीक है, इलाहाबाद में जो मिलता है वो शीशे वाली बालू मिलती है। ठीक है, फिर ललितपुर में जो मिलता है वो तांबा मिलता है, और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलता है। ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर जो स्थित है वो राप्ती नदी के तट पर है। किस नदी के? राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? तो लखनऊ में कौन कौन से संस्थान दिए गए हैं नीचे कुछ, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें से लखनऊ में है सभी चारों, जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, और जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ये चारों जो है लखनऊ में इस समय हैं। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे 35 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 6 से लेके 140 तक के प्रश्नों को। अगले जो है वीडियो में उत्तर प्रदेश के कुछ सवाल और रह गए हैं वो देखेंगे, साथ साथ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे 10 क्वेश्चन, और यूपी और करंट अफेयर्स के सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।